हाँ जी, नमस्कार सभी लोगों को। आ जाओ कमेंट में जल्दी से टॉपिक और बता दो क्या कराया था। राम राम भाई सभी लोगों को। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हाँ जी, कॉस्मोस। गैलेक्सी में कितना करा दिया था? क्यों जी, गैलेक्सी में कितना करा दिया था? वो गैलेक्सी में पूरा हो गया था जितना कराया था, ठीक है। हाँ नहीं, उसकी आर्म पढ़ने को रह गई है। हेडिंग डालो आर्म ऑफ गैलेक्सी। हिंदी में इसको कहा जाता है आकाश गंगा की भुजाएं। आर्म ऑफ गैलेक्सी, आकाश गंगा की भुजाएं, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? देयर आर 3 आर्म्स फाउंड इन अवर गैलेक्सी। ठीक है ना। हिंदी में क्या लिखा जाएगा इसी को? हिंदी में लिखा जाएगा जो हमारी आकाश गंगा है, हमारी आकाश गंगा की कुल 3 भुजाएं हैं। क्लियर है? कितनी भुजाएं हैं हमारी आकाश गंगा की? कुल 3 भुजाएं हैं। ओके, हमारी आकाश गंगा की कुल 3 भुजाएं हैं और इनमें अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से समझना। एक तो हो गई आउटर, सबसे पहले हम बात करते हैं आउटर आर्म या बाह्य भुजा। आउटर आर्म या बाह्य भुजा की बात करते हैं, ठीक। तो जो गैलेक्सी की आउटर आर्म होती है इसमें क्या पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन। क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन फाउंड, ठीक है ना। इसमें क्या पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा इसमें पाए जाते हैं हाइड्रोजन के बादल। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन के बादल पाए जाते हैं। क्लियर है ना। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन के बादल पाए जाते हैं। ओके, तो हाइड्रोजन के जो बादल पाए जाते हैं गैसियस क्लाउड होते हैं इसी में। हाइड्रोजन के बादल पाए जाते हैं, ध्यान से समझना। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है नेबुला। जो गैसियस क्लाउड होते हैं इनको क्या कहा जाता है? दीज गैसियस क्लाउड आर नोन एज नेबुला। इनको क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन के क्लाउड को नेबुला कहा जाता है। क्लियर है? अब ध्यान से समझना, जो आउटर आर्म होती है नेबुला से कैसे स्टार बनता है वो सिखाते हैं। जो नेबुला है ना, नेबुला में क्या होता है? ध्यान से समझना। नेबुला मूव करता है। नेबुला मूव्ड एंड स्टार्टेड कंपाइल। नेबुला क्या करता है? तो ध्यान से समझना। नेबुला गति करता है। नेबुला क्या करता है? गति करता है, ठीक। नेबुला गति करता है और सिकुड़ना शुरू। नेबुला गति करता है और क्या कर देता है? तो आपका आंसर होगा सिकुड़ना शुरू कर देता है। बात क्लियर है? अब जैसे ही ये सिकुड़ना शुरू करेगा तो इससे क्या होगा? इसके अंदर कोलिजन होगा।
जो पार्टिकल्स होंगे या जो गैसियस क्लाउड था आपस में क्या, इसमें क्या होगा, कोलिजन होगा, सिकुड़ेगा तो कोलिजन होगा, और कोलिजन जब होगा तो इससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यानी कि इसमें क्या होगा, कोलिजन, यानी कि इसमें क्या होगा, टकराव होगा। टकराव से क्या होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगी, और यही एनर्जी क्या करेगी, तो ध्यान से सुनना, यही एनर्जी क्या करेगी, कन्वर्ट हाइड्रोजन इनटू हीलियम। आगे बात समझ में, यानी कि ये क्या करती है, तो आपका आंसर होगा ये हाइड्रोजन को ये किस में बदलती है, हीलियम में बदलती है। ये हाइड्रोजन को किस में बदलती है, हीलियम में बदलती है। और जैसे ही हाइड्रोजन हीलियम में बदलना शुरू होता है, आप कह सकते हो कि इसके अंदर नाभिकीय संलयन शुरू हो गया, नाभिकीय संलयन क्रिया शुरू। क्लियर है, नाभिकीय संलयन क्रिया जो है वो शुरू हो गई। और जब नाभिकीय संलयन क्रिया शुरू हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, नाभिकीय संलयन क्रिया जब शुरू हो जाएगी तो इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब यह हुआ कि अब ये तारा बनकर तैयार हो गया, दैट मीन्स प्रोटोस्टार। ये क्या बनकर तैयार हो गया, तारा बनकर तैयार हो गया, दैट मीन्स प्रोटोस्टार या आद्य तारा, या फिर इसी को कहा जाएगा क्या, प्रारंभिक तारा। क्या बनके तैयार हो गया, ये बनके तैयार हो गया मेरे भैया प्रारंभिक तारा। क्या बन गया, ये प्रारंभिक तारा बन गया। बात क्लियर है, ये प्रारंभिक तारा बनकर तैयार हो गया। ठीक, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाएगा इसको, प्रोटोस्टार बनकर तैयार हो गया, एक नया तारा बनकर तैयार हो गया। बात क्लियर है, तो इससे हमें साफ पता चलता है कि जो प्रोटोस्टार होंगे वो कहां पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा ये पाए जाते हैं आउटर आर्म। आप लिख सकते हो इस बात को यहां पे, इन आउटर आर्म, इन आउटर आर्म ऑफ गैलेक्सी। ये कहां पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा ये पाए जाते हैं आकाश गंगा की वाह्य भुजा में। ये कहां पाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, ये पाए जाते हैं आकाश गंगा की वाह्य भुजा में। बात क्लियर है यहां तक, मतलब कि आप यूं कह सकते हो कि नए तारे का निर्माण कहां पर होता है, तो आपका आंसर होगा नए तारे का निर्माण होता है आकाश गंगा की वाह्य भुजा में। शेर सिंह आपकी नमस्ते में ले चुका हूं, ज्यादा कमेंट करोगे तो ब्लॉक हो जाओगे। ओके, हाँ जी। प्रिंस आर्यन अली का कमेंट आ रहा है कि लास्ट क्लास में आप बोल रहे थे बस 2 से 3 क्लास में फिनिश हो जाएगा, लेखपाल के बैच में काफी कोर्स बचा हुआ है। अबे सस्ते नशे करने वाले इंसान, दिमाग से पागल आदमी, लेखपाल की वैकेंसी आ गई, लेखपाल का एग्जाम डिसाइड हो गया, बकवास से कर रहे फालतू का। यहां खड़े होके मैं तुझे कोई अताउल्ला खान की गजलें थोड़ी सुना रहा हूं, जो बचा हुआ है उसे पढ़ा रहा हूं, तो पहले उसे पढ़ तो ले तमीज से। उसे कम से कम पढ़ तो ले अच्छे से, बकवास से करवा लो बस फालतू की। भाई या तो ये कि भाई आप क्लास में खड़े होके भाई साहब पढ़ा नहीं रहे हो हमें, आप तो हमें कंगना रनौत की कहानियां सुना रहे हो, आप हमें शनि देओल के किस्से सुना रहे हो, और हमारा सिलेबस बचा हुआ है, क्या होगा, ये सिलेबस नहीं है तेरा, ये बचा हुआ नहीं है, फालतू का। पढ़ना चाहिए वो तो कहीं नहीं है, दिमाग लगाना चाहिए गैलेक्सी में, वो तो कहीं नहीं है। और ऐसा प्रिटेंड करेंगे दुनिया के सबसे ज्यादा डेडिकेटेड इंसान मेरे बैच में आ गए हैं, मेरा एग्जाम है, मेरी तैयारी नहीं हो पा रही, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। और जो जितने ज्यादा ऐसे क्या नाम है शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है ना, समझ लो एक नंबर का बेवकूफ है, और पढ़ने में उसका मन नहीं लग रहा। ये रियलिटी है, उसका पढ़ने में मन लग ही नहीं रहा, तब वो फालतू का दिमाग चला रहा है। लास्ट बात कह रहा हूं, ये हमेशा याद रखना, स्टूडेंट 2 तरीके के होते हैं, एक ऐसा होता है जो जमीन पे बैठ के भी पढ़ लेता है बड़े आराम से,
और एक स्टूडेंट ऐसा होता है, बोले यार टेबल को इधर लगाऊं, इसको थोड़ी सफाई कर लो, ठीक है, अच्छा चेयर के पास मैं थोड़ा डस्टबिन रख लूं, यहाँ पे अगर कोई पेपर होगा तो उसको उसमें डाल दूंगा। एक होता थोड़ा माहौल बनाने वाला, और उनकी माहौल बनाने में एज भी निकल लेती है। चलो आगे पढ़ाई कर लो। इसका मतलब यह हुआ कि गैलेक्सी जो है, गैलेक्सी की आउटर आर्म में क्या होता है, नए तारों का निर्माण होता है। बात क्लियर है यहां तक? ध्यान से सुन लो ना भाई, मेरे पास 2.5 किलो का हाथ तो नहीं है। कौन है 2.5 किलो के हाथ वाला? अच्छा नीचे चला गया। 2.5 किलो का हाथ नहीं है, बट जितने भी किलो का है तेरे कान उखाड़ने लायक सफिशियंट है। हमें यह पता चला कि गैलेक्सी की आउटर आर्म में कैसे स्टार होते हैं, तो आपका आंसर होगा गैलेक्सी की आउटर आर्म में नए तारों का निर्माण होता है। अब देखो, जैसे ये है गैलेक्सी का सेंटर, ये होगी गैलेक्सी की फर्स्ट आर, ये होगी गैलेक्सी की थर्ड सेकंड आर, बंद कर लियो उसे, ये होगी गैलेक्सी की थर्ड आर। तो मेरा कहने का मतलब है, यहां पे ऐसे तारे हैं इसमें, ये इस टाइप से स्टार है। और सब अपने मजे में मस्त है तुम्हारी तरह, सब अपने अपनी ऑर्बिट में, कोई फिक्र नहीं जिंदगी की, ना रोने धोने की, ना जॉब की, अपने अपने चक्कर लगाते जा रहे हैं। अब मेरा कहने का मतलब यह है ये सेंटर है, इसी के चारों ओर क्यों घूम रहे हैं? तो इसका कारण यह है क्योंकि जो सेंटर है ना, सेंटर पे ग्रेविटेशन ज्यादा है। जो सेंटर है मेरे भाइयों, इस पर ग्रेविटेशन कैसा है, ज्यादा है। अच्छा एक बात पूछो, सच बताओ तो, जितने भी लोग हैं ना भूले भटके, सब कमेंट में आ जाओ, कुछ पूछना चाह रहा हूं मैं सीक्रेट। यहां पे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण जो होता है ना, वो होता है ज्यादा। अरे आ भी जाओ। हाँ जी, यहां पे होता है गुरुत्वाकर्षण ज्यादा। पूछिए सर जी, पूछिए पूछिए। मैं भाई ये पूछना चाह रहा था, पहले से गुस्सा कम कर दिया ना मैंने, पहले से गुस्सा कम कर दिया ना, अब क्लास में हंसता भी हो। ये सच है या झूठ है, या ये मेरा बहम है? कमेंट कर रहा है हाँ सर, सुधार आ रहा है आप में। ये बहुत कम कर दिया यार मैंने, अब कम गुस्सा करता हूँ, अब तो ज्यादा ही अगर कोई कमेंट कर देता है तब करता हूँ मैं। हाँ बताओ कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ मैं? लॉकडाउन में ऐसा हुआ था, लॉकडाउन में ऐसा हुआ था यार, गुस्सा आता था बहुत भयंकर। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण है ज्यादा। मैं तो कह रहा हूँ कोर्स पूरा ही नहीं कराते तुम्हारा, मैं इतनी बातें किससे करूंगा मैं, तुम चले जाओगे फिर है? गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे ज्यादा होता है, चलो पढ़ते हैं। इसी वजह से क्या होता है, सो ऑल स्टार सो ऑल स्टार रिवॉल्व अराउंड सेंटर।
ऑल स्टार रिवॉल्व अराउंड सेंटर, ठीक है ना। अतः सभी तारे क्या करते हैं, केंद्र की परिक्रमा करते हैं। अतः सभी तारे क्या करते हैं, केंद्र की परिक्रमा करते हैं। कारण समझ आ गया क्यों करते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि अब देखो होगा क्या, यहां पे जो आउटर आर्म है, थर्ड आर्म है, इसकी अगर मैं बात करूंगा, स्टार यहां भी होंगे। ठीक है ना, स्टार यहां भी होंगे, यहां पे तो होंगे एकदम न्यू स्टार। और याद रखना जो न्यू स्टार होता है ना, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा होती है ज्यादा। न्यू स्टार है, न्यू स्टार के अंदर याद रखना, इसके अंदर टेम्परेचर जो होता है ये होता है लगभग 80,000 से लेकर, जो 6,000 होता है सन का, 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक होता है इसका। 80,000 से लेकर 1.5 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर ब्राइटनेस कैसी होगी, तो इसके अंदर ब्राइटनेस जो होगी वो ब्राइटनेस भी होगी ज्यादा। और मास भी ज्यादा, तो इन द सेंस जी की वैल्यू भी कैसी होगी, ज्यादा ही होगी। चलो अब होगा क्या, जैसे एक स्टार अपनी लाइफ को सरवाइव करता है, एक स्टार जब अपनी लाइफ को सरवाइव करता है तो वो स्टार क्या करता है, अपने मास को भी लॉस करता है, मास का भी लॉस होता है, यू नो वेरी वेल, ओके। मास का भी लॉस होता है। और उधर सेंटर क्या कर रहा है, सेंटर अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। बात क्लियर है यहां पे, सेंटर क्या कर रहा है, तो आपका आंसर होगा सेंटर जो है अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे जैसे ग्रेविटेशन कम होता जाएगा, थर्ड वाला स्टार सेकंड में आ जाएगा, सेकंड वाला फर्स्ट में, और फर्स्ट वाला सेंटर पे जाके डिफ्यूज। सूर्य का जब निर्माण हुआ होगा संभवतया सूर्य भी थर्ड आर्म में रहा होगा, लेकिन आज जो हमारा सूर्य है वो सेकंड आर्म में है। और जो ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है, ये ग्रीन कलर से मैंने किसको दिखाया है, ये ग्रीन कलर से दिखाया मैंने एस फॉर सन। आज सूर्य हमारा सेकंड आर्म में है। अब यहां से मैं एक और बात पता चलती है, जो स्टार थर्ड आर्म में है दैट मींस न्यू स्टार, जो स्टार सेकंड आर्म में है दैट मींस मीडियम एज स्टार, और जो स्टार फर्स्ट आर्म में है इट मींस ओल्डेस्ट स्टार, और सेंटर दैट मींस ब्लैक होल। आगे बात समझ में, सेंटर दैट मींस ब्लैक होल। तो यहां पे कई सारे ब्लैक होल भी होंगे सेंटर पे, भाई ग्रेविटेशन ज्यादा है। और ब्लैक होल का मतलब क्या होता है, ब्लैक होल का मतलब ही वो होता है अ डार्क एरिया वेयर ग्रेविटेशन इज मोर एंड मोर। आगे बात समझ में, एक ऐसा क्षेत्र जहां पे ग्रेविटेशन कैसा हो, अत्यधिक ज्यादा हो। बात क्लियर है। तो यहां पे हमें ये वाली बात समझनी होगी कि नए तारे तीसरी भुजा में, उससे पुराने दूसरी में, उससे भी पुराने पहली में, और उसके बाद तारे जो हो जाएंगे वो गायब हो जाएंगे। बात क्लियर है यहां तक। चलो तो एक पॉइंट आप लिख सकते हो यहां पे, अवर सन इज लोकेटेड इन सेकंड आर। हिंदी में हम लिखेंगे हमारा सन या हमारा सूर्य दूसरी भुजा में स्थित है। एक लड़की का कमेंट आ रहा है, पहले मुझे बताओ मैं कौन सा स्टार हूं। शाबाश देवी जी, धन्यवाद। और एक कमेंट नहीं, कम से कम 20 कमेंट आए। धन्यवाद। मम्मी के साथ काम भी करा लेना घर में, ना तो फिर मम्मी बता देगी कौन सी स्टार हो आप। जब चोटी पकड़ के देंगी ना कस कस के, तब पता चलेगा कौन सी स्टार हो आप। हाँ भाई, अब आप हेडिंग डालो नेक्स्ट, स्टार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार। ओके लिखो जल्दी से, स्टार क्या है।
स्टार का मतलब क्या होता है? आगे बस समझ में। स्टार क्या है? स्टार का मतलब क्या होता है? हंस क्यों रहे हो? स्टार का मतलब होता है, ये होती हैं सेलेस्टियल बॉडीज। ये क्या होती हैं? सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है ना। सेलेस्टियल बॉडीज which have its own energy, temperature, ब्राइटनेस, ठीक है ना। एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, टेम्परेचर एंड ब्राइटनेस। ओके, तो ध्यान से समझना, ये क्या है? तारे क्या होते हैं? ये आकाशीय पिंड होते हैं। आकाशीय पिंड जो क्या करते हैं? आकाशीय पिंड जिनमें स्वयं की ऊर्जा, जिनमें स्वयं की ऊर्जा, ताप, चमक, स्वयं की ऊर्जा, ताप, चमक होती है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? स्टार कहा जाता है। आगे बस समझ में, इसको क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा, इसको कहा जाता है स्टार। क्लियर है यहां तक? चलो, अब स्टार के अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? तो आपका आंसर होगा नाभिकीय संलयन। जो नाभिकीय संलयन होता है, इसकी अगर मैं बात करूंगा, तो नाभिकीय संलयन की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या होता है? तो आपका आंसर होगा, नाभिकीय संलयन क्या होता है? तो आपका आंसर होगा, ये होता है ऊर्जा का स्रोत। ये क्या होता है? ऊर्जा का स्रोत होता है, यानी कि ये होता है सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। बात क्लियर है? चलो, अगला पॉइंट होगा, ध्यान से समझना, जो स्टार होते हैं इनका जो ब्राइटनेस है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ब्राइटनेस रिप्रेजेंट करती है टेम्परेचर को। ठीक है ना। जो तारों के अंदर चमक होती है, ये किसको प्रदर्शित करती है? तो आपका आंसर होगा, ये प्रदर्शित करती है ताप को। और ये जो ताप है, इसका मेजरमेंट किससे किया जाता है? तो आपका आंसर होगा, इसका मेजरमेंट किया जाता है किससे? तो आपका आंसर होगा मेजरमेंट बाई पायरोमीटर। मेजरमेंट बाई पायरोमीटर, यानी कि मापन किससे किया जाता है? तो आपका आंसर होगा, मापन किया जाता है पायरोमीटर से। मेजरमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? पायरोमीटर द्वारा किया जाता है। बात क्लियर है यहां तक? चलो, मापन किसके द्वारा किया जाता है? पायरोमीटर द्वारा किया जाता है। ओके, अब याद रखना, स्टार जो होता है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो स्टार में और क्या खास होता है भाई साहब? यही तो खास होता है। अब आगे पढ़ेंगे हम इसकी लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार, यानी एक तारे का जीवन चक्र, कैसे कैसे क्या क्या तारे में परिवर्तन आएंगे। ठीक है, पहले एक बार जरा कमेंट करो, ईमानदारी से बताओ यहां तक समझ आया? आप हेडिंग डालोगे लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। हिंदी में इसी को कहा जाता है तारे का, हिंदी में इसी को कहा जाता है तारे का जीवन चक्र। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार यानी कि तारे का जीवन चक्र। क्लियर है? चलो, तारे के जीवन चक्र की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या क्या होता है, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या होगा? एक प्रोटो स्टार है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? तो आपका आंसर होगा, ये है भैया प्रोटो स्टार। ये क्या है? ये है एक आद्य तारा। प्रोटो स्टार की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है? इसके अंदर हाइड्रोजन अमाउंट कैसा है? ज्यादा है। इसके अंदर हाइड्रोजन अमाउंट कैसा है? ज्यादा।
इसके अंदर हाइड्रोजन की मात्रा कैसी है? ज्यादा है। क्लियर है? इसके अंदर हाइड्रोजन की मात्रा कैसी है? ज्यादा है। बात क्लियर है? अब ध्यान से समझना, जो हाइड्रोजन की मात्रा इसमें ज्यादा है प्रोटोस्टार में, अब धीरे धीरे होगा क्या, इसका हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है ना? अब इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन जो होगा ये तो डिक्रीज होगा, हाइड्रोजन डिक्रीज। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूं हीलियम की, तो हीलियम की क्या कंडीशन होगी? हाइड्रोजन डिक्रीज, हीलियम इंक्रीज। हीलियम क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ओके, हाइड्रोजन डिक्रीज करेगा, हीलियम क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं। इससे क्या होगा, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की मात्रा, हाइड्रोजन कम और हीलियम क्या करेगा? हीलियम बढ़ेगा। क्लियर है? अब हीलियम जो होगा कहां ज्यादा हो जाएगा? सेंटर पे। ठीक है ना? मैं लिख रहा हूं यहां पे, व्हेन हीलियम हाई इन स्टार, जब हीलियम की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना? हीलियम कैसा हो जाएगा? ज्यादा। हीलियम की मात्रा कैसी हो जाएगी? ज्यादा। हीलियम की ज्यादा मात्रा होने पर इसको क्या कहा जाएगा? जब हीलियम की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो इसको क्या कहा जाएगा? तो आपका आंसर होगा, हीलियम की मात्रा ज्यादा होने पर इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा भाई साहब रेड जाइंट। इसको क्या कहा जाएगा? रेड जाइंट या रक्त दानव। इसको कहा जाएगा रेड जाइंट या रक्तदान। बात क्लियर है? इसको क्या कहा जाएगा? तो आपका आंसर होगा, वो कह रहा है कि आपने ऊपर हाइड्रोजन का अमाउंट ज्यादा लिखा है। अरे मेरे भाई, तू कहां खोया हुआ है? बचपन की याद में खोया हुआ है क्या? हाइड्रोजन ज्यादा है, लेकिन वो हाइड्रोजन किस में बदल रहा है? हीलियम में। तो हाइड्रोजन जब हीलियम में बदलेगा, इसका मतलब हाइड्रोजन कम होता जाएगा और हीलियम बढ़ता जाएगा। दोनों बातें लिखी हुई हैं यही। इसको क्या कहा जाएगा? रेड जाइंट कहा जाएगा। ओके, रेड जाइंट कहा जाएगा इस स्टार को, और इसका जो टेम्परेचर होगा वो हो जाएगा लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि टेम्परेचर काफी कम हो जाएगा। और इसका कलर हो जाएगा रेड हॉट कलर। रेड हॉट कलर। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? रेड हॉट कलर। बात क्लियर है? अब क्या होगा रेड जाइंट में, अगले पॉइंट में लिखेंगे हम, हीलियम जो है सेंटर पे ये क्या करना शुरू कर देगा? अब हीलियम कन्वर्टेड इनटू हैवी मेटल्स। हीलियम क्या करेगा? तो आपका आंसर होगा, हीलियम कठोर धातु में बदलना शुरू। कठोर नहीं, भारी। हीलियम जो होगा ये क्या करेगा? तो आपका आंसर होगा, हीलियम भारी धातु में हीलियम जो होगा ये क्या करेगा? तो आपका आंसर होगा, ये भारी धातु में बदलना शुरू कर देगा। भारी धातु कौन कौन सी होंगी? जैसे निकिल है, फेरस है। और जैसे ही ये हैवी मेटल्स में बदलना शुरू करेगा तो स्टार में क्या होगा? ब्लास्ट, तारा फटेगा। और जो ब्लास्ट होगा उसको कहा जाएगा सुपरनोवा। इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा सुपरनोवा। तो अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड जाइंट, तो आंसर क्या हो जाएगा? अ स्टार इन विच, ध्यान से समझना, अ स्टार इन विच हीलियम अमाउंट इज वेरी हाई। ओके,
हीलियम अमाउंट इज वेरी हाई, देन इट इज नोन एज रेड जाइंट। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरनोवा, तो आप क्या बताओगे? एन एक्सप्लोसिव स्टार इज कॉल्ड सुपरनोवा। विस्फोटी तारे को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा विस्फोटी तारे को कहा जाता है क्या? सुपरनोवा। ओके, नोट कर दो इसको जल्दी से, सुपरनोवा को नोट कर दो जल्दी से। नोट करो। कीर्ति का कमेंट आ रहा है सीजीएल में इसमें से क्वेश्चंस आए हैं कभी? नहीं, सीजीएल में नहीं आते ये। कीर्ति बिग बॉस में पूछे जाते हैं। बिग बॉस जब घर में आता है ना, उसकी एंट्री होती है, तब पूछे जाते हैं। अब आप देख लो, अगर आपको जाना है तो आप पढ़ लो इसको, बाकी सीजीएल देना है तो इसको छोड़ दो। आगे बढ़े। क्लियर है यहां तक? सर फिर ये विस्फोटी स्टार कहां जाता है? जहां भी जाएगा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम बताएंगे कहां जाएगा। ओके, एक बार और समझा दो। हाँ, ये बात आपकी जायज है। देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या है, नया तारा बना हुआ है, और नया तारा बना हुआ है, इसके अंदर हाइड्रोजन अमाउंट ज्यादा है। हाइड्रोजन अमाउंट ज्यादा है, लेकिन ये किस में बदल रहा है? हीलियम में। ओके, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, हाइड्रोजन तो कम हो जाएगा, हीलियम की मात्रा बढ़ जाएगी। और जब हीलियम की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो इसको क्या कहा जाएगा? रेड जाइंट स्टार कहा जाएगा। ओके, इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा रेड जाइंट स्टार। इसको कहा जाएगा रक्त दानव तारा। ओके, इसके बाद फिर क्या होगा? हीलियम भारी धातु में बदलना शुरू कर देगा, और जब हीलियम जो होगा भारी धातु में बदलेगा तो इसी को फिर क्या, इसमें क्या हो जाएगा? तारे में ब्लास्ट हो जाएगा, और इसी ब्लास्ट को कहा जाएगा सुपरनोवा, दैट मींस महाविस्फोटी तारा। देखो ध्यान से, महाविस्फोटी तारे में क्या होगा, और तो ध्यान से सुनो। महाविस्फोटी तारे की अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो इसके बाद फिर क्या होगा? सुपरनोवा का। सुपरनोवा के बाद दो कंडीशन बनेगी। सुपरनोवा जो होगा, इसके बाद दो कंडीशन बनेगी सुपरनोवा की। दो कंडीशन कौन कौन सी बनेगी सुपरनोवा में? एक कंडीशन तो पहली, अब डिपेंड करेगा कि भाई जो स्टार है ना, इनिशियल स्टार, उसका मास कितना है। एक वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर, उन्होंने एक लिमिट दी थी जिसको कहा जाता है चंद्रशेखर लिमिट। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है चंद्रशेखर लिमिट। क्लियर है? उन्होंने क्या किया था? चंद्रशेखर लिमिट दी थी, चंद्रशेखर सीमा। इन्होंने ये कहा था कि अगर स्टार का मास 1.4 ms से ज्यादा है, 1.4 ms तक होना चाहिए, मतलब 1.4 ms से ज्यादा है या कम, कम है, ये वाली बात डिपेंड करेगी ब्लैक होल बनने पर। 1.4 ms में ms क्या है? ms लिखना होगा, 1.4 ms, और यहां पे ms क्या है? तो आपका आंसर होगा, इसका मीनिंग है मास ऑफ सन। इसका मीनिंग क्या है? मास ऑफ सन। ओके, इसका मीनिंग है मास ऑफ सन, यानी कि सूर्य का द्रव्यमान। अब देखो ध्यान से, पहला होगा सुपरनोवा में कि भाई साहब जो इनिशियल स्टार था उसका मास था 1.4 ms से कम। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? एक बड़ा तारा जो होगा ये बदल जाएगा एक छोटे तारे में, ठीक है ना, और छोटे तारे में बदल जाएगा तो इसको कहा जाएगा ब्लैक डॉर्फ, सॉरी व्हाइट डॉर्फ बनेगा पहले तो। ये बदल जाएगा किसमें? व्हाइट डॉर्फ में।
इसको कहा जाता है श्वेत बामन। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है श्वेत बामन। और ये श्वेत बामन जो होगा ये किस में बदल जाएगा? फिर ये बदल जाएगा ब्लैक डॉर्फ में। ये बदल जाएगा फिर किस में? तो आपका आंसर होगा काला वामन। और उसके बाद में फिर तारा क्या हो जाएगा? तारा अदृश्य हो जाएगा। इसके बाद अगर ऐसा होता है कि स्टार का मास 1.4 ms से ज्यादा है तो क्या होगा? जब स्टार का मास 1.4 ms से ज्यादा है तो क्या होगा? ठीक है ना? तो इस स्टार के फिर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन हाई वेलोसिटी से मूव कर देंगे, करना शुरू कर देंगे, ऑर्बिट को छोड़ देंगे। दैट मीन्स अब यू समझ लो, स्टार क्या करेगा? हाईली स्पिन, हाई स्पिन, हाई स्पिन स्टार्ट इन स्टार। यानी कि फिर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा फिर तारे में घूर्णन शुरू। तारे में बहुत तेजी से घूर्णन होना शुरू हो जाएगा। आगे बात समझ में? और जब तारे में बहुत तेजी से घूर्णन होना शुरू हो जाएगा तो इसको कहा जाएगा फिर पल्सर स्टार। इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा पल्सर स्टार। इसको क्या कहा जाएगा? पल्सर स्टार कहा जाएगा इसको। इसके बाद फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को छोड़ देंगे तो फिर ये पल्सर स्टार किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा न्यूट्रॉन स्टार में। ये किस में बदल जाएगा? तो आपका आंसर होगा ये बदल जाएगा न्यूट्रॉन तारे में। ये किस में बदल जाएगा? न्यूट्रॉन तारे में बदल जाएगा। बात क्लियर है? न्यूट्रॉन तारा जो होगा इसकी क्या खासियत होगी? इसमें न्यूट्रॉन होंगे। ओके, इसमें क्या होंगे? सेंटर पे क्या होंगे? तो आपका आंसर होगा इसके सेंटर पे होंगे न्यूट्रॉन। और यही न्यूट्रॉन स्टार आगे चलकर बन जाता है ब्लैक होल, जिसको कहा जाता है कृष्ण छिद्र। जिसको क्या कहा जाता है? कृष्ण छिद्र, या इसको कहा जाता है कृष्ण विविर। और ब्लैक होल का मतलब क्या होता है? हमारे ब्रह्मांड का एक ऐसा स्थान जहां पे डार्कनेस ज्यादा है, जहां पे ग्रेविटेशन ज्यादा है, जिससे होकर लाइट भी एस्केप नहीं, जो लाइट को भी क्या कर लेता है? अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है ना? जिससे प्रकाश का भी पलायन नहीं हो पाता है, उसी को ब्लैक होल कहा जाता है। अब ये पूरा मैंने बता दिया आपको, और इससे सीजीएल में आने वाले क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। यहाँ देखना, मैं देखता हूं इसमें कोई बुक पड़ी है प्रैक्टिस सेट की? बुक तो कोई नहीं है। जीएस की 7300 बुक अगर हो तो जल्दी लेके आओ। हाँ भाई, अभी 1 मिनट रुको, अगर बुक होगी तो बुक मंगा रहा हूं मैं, फिर आपको उसमें देख के क्वेश्चन बताऊंगा एसएससी के कितने क्वेश्चन आए इस टॉपिक से। ओके, चलो यहां तक ये पूरा हो गया। अब आपको यहीं से हेडिंग डालनी है नेक्स्ट सन। सन यानी कि सूर्य। ओके, सन की अगर हम बात करेंगे तो सन क्या है? एक स्टार है। सन इज अ स्टार because it have its own
एनर्जी, टेम्परेचर एंड ब्राइटनेस। हम बात करेंगे यहां पे, तो इसमें क्या होगा, तो आपका आंसर होगा सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है, क्योंकि क्योंकि इसमें क्या क्या है, इसमें स्वयं की ऊर्जा, क्योंकि इसमें स्वयं की ऊर्जा, स्वयं की ऊर्जा है भाई साहब इसमें। ताप भी है, चमक भी है। किस एज का तारा है ये, तो आपका आंसर होगा, किस एज का तारा है ये, तो आपका आंसर होगा मीडियम एज का तारा है। ये है मध्यम अवस्था का तारा। मध्यम अवस्था का तारा है। हाँ भाई, ये मध्यम अवस्था का तारा है, और ऐसा माना जाता है कि सूर्य का निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था 13.7 बिलियन ईयर एगो। ये किसकी, मैथ की, जीएस की चाहिए, प्रैक्टिस वाली। चलो, इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, तो सन का टेम्परेचर कितना है, तो सन का जो टेम्परेचर है ये कितना है, तो आपका आंसर होगा ये है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक। सन का टेम्परेचर कितना है, तो आपका आंसर होगा ये है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका मिनिमम टेम्परेचर कितना है, तो मिनिमम टेम्परेचर है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। जिस एरिया का मिनिमम टेम्परेचर है उसको कहा जाता है सन स्पॉट। इसको क्या कहा जाता है, सन स्पॉट कहा जाता है, ठीक है ना। और यही होता है कोल्ड पार्ट, यही होता है कोल्ड पार्ट ऑफ सन। ओके, इसको कहा जाता है सौर कलंक। और ये होता है सबसे ठंडा भाग। नोट करो जल्दी से। एक करेक्शन कर लो इसमें, ये 13.7 बिलियन ईयर एगो तो ये बिग बैंग हुआ था। 4.6 करना यहाँ, सूर्य का जो निर्माण हुआ है ना 4.6 हुआ है। ओके, चलो करो जल्दी नोट। आराम आराम से पढ़ते चलो, कोई जल्दबाजी मत करो।
हाँ जी, हो गया। चलो कल कराते हैं इसको कंप्लीट। बिल्कुल मेरे भाई, सूर्य का निर्माण हुआ है तो सूर्य खत्म भी होगा, 100% खत्म होगा। ओके चलो, और ज्यादा नहीं बचा हुआ सिलेबस आपका, 2 या 3 क्लास का बचा हुआ है, फिर बता देना कौन से चैप्टर रह गए थे, क्या कह रहे थे आप, सब करा देंगे। मस्त रहो, एकदम तंदुरुस्त रहो।